Hello everyone, welcome to Eagle IS Academy. We will now begin with our first topic, that is precedent. So I hope अगर आपको इस प्रेसिडेंट एज आपको ये भी नहीं पता कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, आपने कभी ना कभी न्यूज़ में कभी ना कभी इस टर्म के अक्रॉस आप आए होंगे, आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखा होगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम बिगिन करते हैं विद इंट्रोडक्शन, जिसमें हम प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में उनको और किन किन नामों से जाना जाता है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल नेम्स, जिन नामों से हम उनको बुला सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ही और शी इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। यहाँ पर हेड ऑफ इंडियन स्टेट, ये कौन से स्टेट की बात हो रही है? आपको लगता है महाराष्ट्र की, गुजरात की, पंजाब की, दिल्ली की? ऐसे नहीं, ये बात हो रही है नेशन एज अ स्टेट की, हमारे कंट्री की। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। इसे हम कंपेयर करते हैं विद द प्राइम मिनिस्टर। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो क्या हम उन्हें हेड ऑफ द इंडियन स्टेट कहेंगे? नहीं, हम उन्हें कहेंगे हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। हम उन्हें हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हम हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम हेड ऑफ द इंडियन स्टेट कहते हैं। नंबर टू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम कहते हैं नॉमिनल हेड। हम कहते हैं नॉमिनल हेड, वेयर एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हम कहते हैं रियल हेड। हम नॉमिनल हेड क्यों कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नॉमिनल? नॉमिनल हेड इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो भी सारे डिसीजंस होते हैं कंट्री के आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट होगी जिस पे डिसीजन लेना है, यहाँ पर साइन करने के लिए अथॉरिटी कौन होगा? विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उनके नाम में किया जा रहा है, इसलिए नॉमिनल हेड। तो हम उन्हें नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट भी कहते हैं, राइट? इसके अलावा हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और किस नाम से जाने जाते हैं? हम उन्हें बोलते हैं डी जूरे हेड, JURE, डी जूरे हेड। वेरस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हम बोलते हैं डी फैक्टो हेड, राइट? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसे आप इधर अपने स्टैटिक के अगर क्वेश्चन आते हैं आंसर राइटिंग पर, तो उसे आप अपने इंट्रो में भी यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट, ही इज ऑल्सो द नॉमिनल हेड, एंड फाइनली इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डी ज्यूरे हेड, राइट? तो अपार्ट फ्रॉम दिस, हम जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको देखने मिलते हैं फ्रॉम आर्टिकल 52 टू ब्रॉडली 62, यानी ये आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्ट 5। पार्ट 5 जो है, ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। तो ये पार्ट 5 जब यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, ये बहुत ही लेंदी पार्ट है, बिकॉज हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा कि यूनियन गवर्नमेंट बहुत बड़ा है। इसमें एग्जीक्यूटिव्स भी आते हैं, लेजिस्लेचर भी आता है, जुडिशरी भी आता है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं यूनियन गवर्नमेंट के, दे गो फ्रॉम 52 टू 151। ये इतना बड़ा टॉपिक है यूनियन गवर्नमेंट, यानी इसमें लगभग आप 100 ऑड आर्टिकल्स के बारे में देख सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। लेकिन इसमें से हम अभी अपना फोकस लिमिट करने वाले हैं फ्रॉम आर्टिकल 52 टू 62, विच टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट। तो टू बिगिन विथ, अगर मैं आर्टिकल 52 की बात करूं तो आर्टिकल 52 बोलता है देयर शाल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपने नोटिस किया होगा शाल ये कैपिटल लेटर्स में लिखा है। द रीज़न इज, जब हम पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट की बात करते हैं, ये काफ़ी वर्ड्स हैवी है और ये लीगल वर्ड्स है, लीगल लैंग्वेज यूज़ की गई है। तो जब वो लीगल लैंग्वेजेस लिखते हैं, जो ड्राफ्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कोई भी वर्ड बिना किसी सेंस के नहीं डाला जाता, देयर इज़ अ मीनिंग बिहाइंड इट। तो जब उन्होंने ये शाल वर्ड को यूज़ किया है, इसका मतलब है कि ये एक मैंडेटरी ऑफिस है। तो आप
आयरॉनिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस तरह का कोई आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं कहा गया है कि देयर शाल बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका मतलब एक अगर इंटरेंजम होती है या वैकेंसी होती है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वी कैन टेक टाइम, री इलेक्शन हो सकते हैं, मे बी पार्टी डिसाइड कर सकता है किसे प्राइम मिनिस्टर करना है, बट प्रेसिडेंट इट इज़ अ मैंडेटरी ऑफिस। मैंडेटरी ऑफिस है, इसका मतलब इनकी जो चेयर है वो खाली नहीं रह सकती, इनकी ऑफिस में वैकेंसी नहीं रह सकती। तो यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट को इजीली कवर कर सकते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, किसी कारण से ही इज़ नॉट एबल टू एग्जीक्यूट हिज फंक्शन, वो ऑफिस में जा नहीं पा रहे हैं, ही इज़ आउट ऑफ द कंट्री, या वो अपने ड्यूटीज़ नहीं कर पा रहे, तो उनके चेयर पर उनके बिहाफ में वाइस प्रेसिडेंट उनकी ड्यूटीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट खुद भी अवेलेबल नहीं है, वो ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, देन प्राइम मिनिस्टर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इट विल गो टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, और वो नहीं है तो डायरेक्टली जुडिशरी में हम चले गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। का मतलब हम किसी ऐसे पर्सन को ये पोजीशन नहीं देना चाह रहे हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन होगी या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते होंगे। हम ये पोजीशन यूजुअली उनको दे रहे हैं जो इलेक्ट किए गए हैं या जो मेरिट के वजह से अपने पोजीशन पर आए हैं, राइट। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 52 हमें बोल रहा है कि देयर शाल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये एक मैंडेटरी ऑफिस है, आप इसमें वैकेंसी नहीं रख सकते। मूविंग ऑन टू आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक लेंदी आर्टिकल है, आप उसे पढ़ने जाएंगे, पढ़ सकते हैं, डेफिनेटली आपको मेमोराइज करने में डिफिकल्टी होगी, उसे इस तरह से याद रखिए। आर्टिकल 53 बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन की। ईजी है बिकॉज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव से शुरू किए हैं, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स, और हम अभी पढ़ कौन सी गवर्नमेंट रहे हैं, यूनियन, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन। ये आर्टिकल कहता है कि इट विल बी गिवन टू द प्रेसिडेंट, यानी इट विल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। भी सारे के सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स आपने किसे दे दिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोला कि आप इसे अपने हिसाब से यूज करिए। तो वो दो तरीके से यूज करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स को, वो यूज करेंगे ईदर डायरेक्टली, कुछ डिसीजंस जो वो डायरेक्टली ले सकते हैं, कुछ डिसीजंस वो बोलते हैं ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम, या तो ही कैन डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम। ये ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम कौन होते हैं, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास काफ़ी सारे पावर्स होते हैं, फिनेंशियल पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम हो जाते हैं। इट कुड बी एनीबडी, इट कुड बी द पीएम, इट कुड बी हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आप डिफेंस में देखिए तो हमारे कंट्री के जितने भी मार्शल्स हैं, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के, ये सारे के सारे यार ऑफिसर्स, जितने जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, चीफ जस्टिस हैं, ये सारे यार ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, यानी कि वो उनकी ड्यूटीज एंड फंक्शंस आगे कंटिन्यू कर रहे हैं सो दैट दे कैन एग्जीक्यूट द पावर्स ऑफ द यूनियन, राइट। ये होता है आर्टिकल 52। 53, मूविंग ऑन टू 54। अब प्राइमरीली 54 एंड 55 बात करता है अबाउट इलेक्शंस, ये बात करता है अबाउट इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट में हम इसे तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। वो तीन कैटेगरीज होंगे, सबसे पहला कैटेगरी है हु विल टेक पार्ट, कौन इसमें पार्ट लेगा। आप अपने एमपीज या एमएलए इलेक्शन में तो हम पार्ट लेते हैं, हम खुद जाकर वोट करते हैं, राइट। पर आप कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जाकर वोट किए हैं, दैट विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि आप यहाँ पे पार्ट नहीं बन सकते प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का। तो हम पहले देखेंगे हु विल बी अ पार्ट,
फिर हम देखेंगे हाउ, ये इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होती होगी। अगर आपने कभी, आपको मौका मिला होगा वोट करने का, तो आपके घर के पास एक नियरेस्ट पोलिंग बूथ होता है, आप वहाँ जाकर अपना आईडी कार्ड में भी आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाते हैं, फिर आपको इंक लगाकर आपको वो ईवीएम पे बटन दबाने का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कैसे होता है, एंड फाइनली मैनर, ये होगा कैसे। तो सबसे पहले हु टेक्स पार्ट। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनती है। ये इलेक्टोरल कॉलेज इज कंप्राइजिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, ये लाइन लिखना काफी इंपॉर्टेंट होगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ। अगर आपने ये लिख दिया फिर आप सिर्फ नंबरिंग करके बता सकते हैं कौन कौन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ। अब प्रेसिडेंट के लिए हम वोट करने जा रहे हैं, इलेक्टेड मेंबर्स कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। तो इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ के, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, पहले तो लोकसभा एंड राज्यसभा, यूनियन पार्लियामेंट, राइट। इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। अगर आपको प्रीवियस सेशन से याद होगा तो दो हाउसेस थे, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो भी दो हाउसेस सिर्फ 6 स्टेट्स में थे। तो यहाँ पर अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी लिख दूंगा तो आपको ये नहीं लगता वो जो 6 स्टेट्स हैं उनको एक एडवांटेज मिल जाएगा, उनके पास से ज्यादा वोटिंग हो रही है, और उन स्टेट्स का क्या जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो यूनिफॉर्म और फेयर इलेक्शंस रखने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को चांस देंगे, जो कि हर स्टेट में है इंडिया के। फाइनली हमारे सिर्फ स्टेट्स में ही नहीं, दो और ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, दैट इज दिल्ली, आपको पता होगा दिल्ली के सीएम होते हैं, एंड पुदुचेरी। तो ये मेंबर्स आपके पार्ट बन जाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज के, जिनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप प्रेसिडेंट के लिए वोट कर सकते हैं। यूनियन का मुझे समझ में आता है रीजन, लोकसभा एंड राज्यसभा का बिल्स इंट्रोड्यूस होंगे, बिल्स को हमें एक्ट बनाना है, प्रेसिडेंट का साइन चाहिए। ये स्टेट के मेंबर्स क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन। तो स्टेट के मेंबर्स यहाँ पर दो रीजंस की वजह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नंबर वन, इट इज द प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर गवर्नर्स को भेजने का काम भी किसका है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। दूसरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो गवर्नर रिजर्व करके रखते हैं प्रेसिडेंट के लिए, यानी उस स्टेट के लेजिस्लेचर में बने हुए लॉज गवर्नर के पास जाते हैं, गवर्नर बोलते हैं मैं ये बिल रिजर्व कर दूंगा प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेट्स का भी पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको याद रखना होगा ये पॉइंट नंबर 2 और 3 इम्पीचमेंट प्रोसेस में नहीं आएंगे प्रेसिडेंट के, जब उन्हें अपने ऑफिस से हटाया जाएगा, वी विल सी दैट अहेड। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये होगा कैसे इलेक्शन। तो ये कंडक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल कोटा। ये इलेक्टोरल कोटा टर्म क्या होती है, इलेक्टोरल कोटा एक टर्म होता है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं 50% ऑफ वोट्स +1, यानी 50% से एक ज्यादा वोट किसे मिला है। बट ये होगा कैसे, तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस मैं आपको रिप्रेजेंटेशन के बारे में बता देता हूँ। जब हम वोट्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हम दो चीज़ों की बात करते हैं, वैल्यू वोट ऑफ एन एमएलए, वैल्यू वोट ऑफ एन एमपी, राइट। तो वैल्यू वोट ऑफ एन एमएलए क्या होता है, वैल्यू वोट ऑफ एन एमपी क्या होता है। और वैल्यू वोट ऑफ एन एमएलए मतलब आपके स्टेट में जो भी आपके स्टेट के एमएलए होंगे, जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है, उनके वोट की क्या वैल्यू है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। और फाइनली जो आपके एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो लोकसभा और राज्यसभा के पार्ट हैं, उनके वोट की क्या वैल्यू है इनके इलेक्शंस में। तो यहाँ पर वैल्यू वोट ऑफ एन एमएलए हम कैसे निकालते हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट
total population of that particular state upon total number of MLAs. इन शॉर्ट वहां पर कितनी सीटें हैं उस स्टेट में, राइट? बिकॉज ये पॉपुलेशन आपके स्टेट का विल बी अ वेरी ह्यूज नंबर, अगर आपको पता होगा तो, एंड इट इज गेटिंग डिवाइडेड बाय अ वेरी स्मॉल नंबर. सिक्किम जैसे स्टेट में तो 30-32 सीट्स है. तो ये जब नंबर, इसका जो आंसर आता है वो इतना बड़ा आता है, उस आंसर को रिड्यूस करने के लिए हम 1/1000 से डिवाइड कर देते, राइट? नाउ यर यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी का. वो क्या क्वेश्चन हो सकता है? सी, अगर मैं एक पर्टिकुलर स्टेट जैसे महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र में टोटल नंबर ऑफ एमएलए सेम रहेंगे, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन सेम रहेगी. आप प्रिज्यूम करिए महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 3 lakhs है और इसकी सीट्स हैं 288. मैं कितनी बार भी 3 lakhs डिवाइड करूं फ्रॉम 288, मुझे आंसर सेम आने वाले हैं, राइट? तो महाराष्ट्र में जितने ये 288 एमएलए है, सबकी वैल्यू वोट सेम होगी या डिफरेंट होगी? इट विल ऑलवेज बी सेम. उसके पीछे का रीजन है, मैं जितनी बार इस फ्रैक्शन को डिवाइड करूंगा आंसर मुझे सेम आएगा. द मोमेंट मैं इसे किसी दूसरे स्टेट के साथ कंपेयर करता हूँ, क्या लगता है आपको क्या क्या चेंज होगा? न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, पॉपुलेशन अलग है. इफ आई एम कंपेयरिंग महाराष्ट्र विद गुजरात, पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा, यस. टोटल नंबर ऑफ एमएलए चेंज हो जाएंगे, यस. तो अगर मैं महाराष्ट्र के और गुजरात के दो एमएलए हैं, उनकी वैल्यू वोट कंपेयर करूँ, सेम हो गया डिफरेंट? इट विल बी डिफरेंट. अगर मैं दोनों महाराष्ट्र के एमएलए की कंपेयर करूँ, इट विल बी सेम. दोनों गुजरात के एमएलए की कंपेयर करूँ, इट विल बी सेम. अब आते हैं वैल्यू वोट ऑफ एन एमपी पे. तो वैल्यू वोट ऑफ एन एमपी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? टोटल वैल्यू वोट ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, यानी कि जितने एमएलए हैं इंडिया में, सबके वैल्यू वोट का टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज. अब ये सिर्फ इलेक्टेड एमपीज क्यों, राज्यसभा में और लोकसभा में आप कुछ नॉमिनेटेड एमपीज को भी देखते हैं, बट हमारे इलेक्टोरल कॉलेज में हमने देखा था सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्ट लेते हैं. तो ये निकल कर आएगा आपके वैल्यू वोट ऑफ एन एमपी, और ये हर एमपी का हमेशा सेम होगा. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ वो प्राइम मिनिस्टर हो वो भी एक एमपी है, होम मिनिस्टर हो वो भी एक एमपी है, राज्यसभा के मेंबर हो वो भी एक एमपी है, सबकी वैल्यू वोट हमेशा सेम रहेगी. फाइनली इन्हें ऐड किया जाता है, एंड इन्हें ऐड करने के बाद हम ये देखते हैं कि किसके पास इलेक्टोरल कोटा है, दैट इज 50% प्लस 1. जिसके पास जो भी कैंडिडेट प्रेफरेंस वाइज जिसके पास ये नंबर क्लियर हो जाता है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में जीत जाते हैं, वो हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट बनते हैं. लास्टली हमें देखना था कि मैनर कैसे होता है. तो मैनर, दिस इज डन इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये एक मेथड है जिसमें आप एक पर्टिकुलर शीट पर आपको कैंडिडेट नंबर 1, 2, 3 और 4 उनके नेम्स लिखे होंगे, और आपको आगे प्रेफरेंस देना होता है कि ये आपके फर्स्ट चॉइस है, ये आपके सेकंड चॉइस है, ये थर्ड चॉइस है और ये आपके फोर्थ चॉइस. इस मेथड को हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं. क्लियर? मूविंग ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्वालिफिकेशन. अब हम चलते हैं क्वालिफिकेशन पर. सो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, इनकी क्वालिफिकेशन में क्या क्या आता है? तो क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, टू बिगिन विथ, फर्स्ट, ये तो सबसे आसान है जो आप इजीली लिख सकते हैं, दैट इज ही हैज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी हैज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सेकेंड, एज का कोई क्राइटेरिया है? एज का क्राइटेरिया है 35 ईयर्स ऑफ एज. तो अगर 35 उनका एज है या उसके बियॉन्ड है तो आप एलिजिबल हैं कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्ट ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है ही शुड बी क्वालिफाइड, he should be qualified to be a member of लोक सभा. इस स्टेटमेंट की मीनिंग क्या होती है? दैट अ पर्सन शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोक सभा.
इन शॉर्ट इसका सिंपल मीनिंग है कि क्या आप एक लोकसभा के एमपी बनने के लिए क्वालिफाइड हो। तो यहाँ पर लोकसभा के एमपी बनने की क्या क्वालिफिकेशंस है वो भी देख लेते हैं। एज कितनी है इंडिया में, 25 ईयर्स। ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, एज 25 ईयर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में आपका नाम आना चाहिए। तो आप जब वोटिंग करने जाते हैं तो आपका भी एक नाम किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में होगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के साथ। तो अगर आप इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपका नाम आ रहा हो तो आप एलिजिबल हैं टू कंटेस्ट द लोकसभा इलेक्शंस। यानी कि अगर आपने ये कंडीशंस फुलफिल कर दी तो आप क्वालिफाइड हो टू बी अ कंटेस्टिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, राइट। इसके अलावा अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको चाहिए होंगे 50 इलेक्टर्स एज प्रोपोजर्स, 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। इलेक्टर्स यानी आपके वोटर्स। कौन है वो, हमने इलेक्टोरल कॉलेज में देखा था आपके वोटर्स कौन कौन है। तो उस पूरे इलेक्टोरल कॉलेज में राइट फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट्स एंड फाइनली आपका लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, उसमें से कोई भी 50 इलेक्टर्स आपके नेम को प्रपोज करने चाहिए और उन 50 इलेक्टर्स को बैक करना चाहिए बाकी के 50 लोगों कि हम इन 50 लोगों के साथ सहमत। तो 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स, 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। यही अब जब आप वाइस प्रेसिडेंट में देखेंगे तो 2020 आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वनडे इंटरनेशनल के मैचेस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया T20 के मैच, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स, 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। किसके लिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स, 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स, राइट। मूविंग ऑन टू कंडीशन ऑफ ऑफिस। अब इनकी कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या है। कंडीशन ऑफ ऑफिस में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। दैट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है, काफी बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कंफ्यूज करते हैं विथ एनी प्राइवेट सोर्स ऑफ अर्निंग। ऐसा नहीं होता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग है कि आपके बैंक अकाउंट में सेम ही तरीके से, जैसे अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको सैलरी आ रही है तो क्या आप इस फंड से 2 बार तो सैलरी नहीं ले रहे, 2 बार तो सैलरी नहीं ले रहे हैं, आपको एक ही बार सैलरी आ रही है। ये कब होगा, ये तब होगा जब आप किसी गवर्नमेंट के पोजीशन पे साथ में होंगे प्रेसिडेंट के साथ। यानी कि आप अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम आप हाउस में किसी हाउस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेट से आप लोकसभा के पार्ट हैं, तो आप एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का भी सैलरी ले रहे हैं एंड एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट का भी सैलरी ले रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो उनको अपने ऑफिस में रहने के लिए इंश्योर करना है कि ही इज नॉट अंडर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की टेन्योर कितनी होती है। सी हमें बताया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की टेन्योर आप डायरेक्टली लिख लीजिए 5 इयर्स। आप 5 इयर्स लिख सकते हैं बट बिकॉज लीगल लैंग्वेज है प्रेफर करिए यूजुअली 5 इयर्स लिखने का। यानी सब कुछ अच्छा रहा, सही से चल रहा है तब इट इज 5 इयर्स। बट अदरवाइज भी आप नोटिस करेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अनटाइमली डेथ भी हो सकती है। देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ। ऐसे केसेस में मैंडेटरी नहीं है कि उन्हें 5 इयर्स सर्व करें, राइट। तो इट कैन बी एनीवेयर बट इट इज यूजुअली 5 इयर्स, 5 साल बाद इलेक्शंस तो होंगे, करेक्ट। तो दैट टेक्स अस टू वन मोर टॉपिक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की टेन्योर खत्म होती है, मान लीजिए उनके 5 इयर्स की टेन्योर खत्म होती है, तो क्या इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया री इलेक्ट किए जा सकते हैं, और अगर वो री इलेक्ट किए जा सकते हैं तो कितने टाइम्स। तो द आंसर इज इन इंडिया प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड एन नंबर ऑफ टाइम्स। यानी वो सेम पर्सन ही कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
फॉर एज लॉन्ग एज जब तक वो इलेक्ट होकर आ रहे हैं। वो 2 टर्म हो सकते हैं, 3 टर्म हो सकते हैं, 4 टर्म, 5 टर्म। बट हम कंपेयर करें अगर यूएस प्रेसिडेंट के साथ, तो आपको पता होगा कि वहां पे अगर आपने 2 बार प्रेसिडेंट की पोस्ट, प्रेसिडेंट की टेन्योर आपने कंप्लीट की, देन यू कैनॉट बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वंस अगेन। एग्जाम्पल, अब आप देख सकते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप का सेकेंड टर्म, राइट। तो उनको इसके बाद प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कंटेस्ट करने का वहां पर लिमिटेशन है, वो नहीं कर सकते। हाउएवर इन इंडिया द प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड एन नंबर ऑफ टाइम्स। जब तक वो इलेक्शन जीतते आ रहे हैं हम उनको तब तक इलेक्ट करेंगे। मूविंग ऑन टू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिमूवल। मैं इसको कवर कर लेता हूँ वैकेंसी के साथ। तो आप पहले तो ये देखिए कि प्रेसिडेंट की ऑफिस वेकेंट कैसे होती है। तो वैकेंसी के यहाँ पे क्या ग्राउंड है, हमने देखा पहले तो डेथ, फिर हमने देखा रेजिग्नेशन, वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट की अपने ऑफिस से रिमूवल भी हो सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इम्पीचमेंट। बट बिफोर दैट, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन करना चाहेंगे तो वो अपनी रेजिग्नेशन देंगे कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी रेजिग्नेशन किसे देंगे, जबकि वो तो सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइंस टू द वाइस प्रेसिडेंट। ये सुनकर थोड़ा सा ऑड लगेगा क्योंकि वो अपने एक जूनियर पोजीशन को रेजिग्नेशन, नॉट टेक्निकली जूनियर बट एक पोजीशन जो सेकंड आता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रैंकिंग, वो उन्हें देते हैं रेजिग्नेशन लेटर। वाइस वर्सा वाइस प्रेसिडेंट भी अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देते हैं। तो ये एक आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। इन टर्म्स ऑफ रिमूवल, अगर हम रिमूवल की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को अगर आप वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पर निकाल रहे हैं तो उसे हम इम्पीचमेंट कहेंगे। दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप डेप्थ में जाकर देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काफ़ी तरीके से ही इज अंडर दिस कि वो वायलेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। बट टू बिगिन विथ इम्पीचमेंट प्रोसेस, इम्पीचमेंट का पहला पॉइंट याद रखिए कि वो किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है। इट कैन बी इनिशिएटेड इधर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, एनी ऑफ द हाउस। अब हम ऐसे मान के चलते हैं कि इम्पीचमेंट प्रोसेस लोकसभा में इनिशिएट हुआ, हम अभी अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर, तो हम इसे कहेंगे हाउस ऑफ इनिशिएशन, क्योंकि ये शुरू यहाँ से हुआ। अब ये शुरू करने के लिए आपको 1/4 मेंबर्स की सिग्नेचर चाहिए, जो अपने आप में सबसे चैलेंजिंग टास्क है। बिकॉज अगर आप यहाँ पर स्ट्रेंथ देखेंगे कि अराउंड 545 है, लगभग लगभग 545 550 के आसपास है स्ट्रेंथ, तो इसका 1/4 दैट कम्स डाउन टू नियरली 130 140, उससे ज़्यादा इनफैक्ट, राइट। तो यहाँ पर आता है 1/4 मेंबर्स के साइन होने के बाद ये मोशन को एक्सेप्ट किया जाता है बाय द स्पीकर। जब ये मोशन एक्सेप्ट हो गया हाउस में, यानी कि इसे एक्सेप्टेंस मिल गई, यहाँ से आपको 14 डेज यानी कि 2 वीक्स की नोटिस पीरियड देनी पड़ती है किसे, प्रेसिडेंट को। आपको इसे नोटिफाई करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को कि आपके ऊपर शुरू हुआ है इम्पीचमेंट इन द लोअर हाउस। ये नोटिस मिल जाने के बाद 14 डेज लेटर यहाँ पर इम्पीचमेंट मोशन के ऊपर वोटिंग होगी, जिसका 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से आपको ये मोशन को पास करना पड़ेगा हाउस में, विच इज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। 2/3 ऑफ द टोटल, इससे आपको ये मोशन को पास करना है। अगर ये लोकसभा में पास हो जाता है देन इट गोज टू द सेकेंड हाउस। ये हाउस चार्जेस इन्वेस्टिगेट करता है, इसलिए हाउस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सेकेंड हाउस को वो चार्जेस इन्वेस्टिगेट करने। अब हमने अपने एग्जाम्पल में लोकसभा लिया जहाँ से इम्पीचमेंट शुरू हुआ है, इम्पीचमेंट राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है। ये हाउस ऑफ इनिशिएशन हो जाएगा, ये इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। सिमिलर प्रोसेस, अगर चार्जेस
हो जाते हैं एस्टैब्लिश, तो 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से आपको पास करना है। एंड फाइनली पास करने के बाद यहाँ पर अगर ये दोनों हाउस से पास हो जाता है, द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। जब ये मोशन दोनों हाउस से पास हो जाता है, तो ये इतना डिफिकल्ट और टीडियस प्रोसेस है कि आज तक कोई भी प्रेसिडेंट को कभी उनके ऑफिस से इम्पीच नहीं किया गया इंडिया में, राइट। फाइनली कमिंग टू पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इनके पावर्स अगर हम ब्रीफली देखने जाए तो सबसे पहले आप ये याद रख लीजिएगा हमारा डायग्राम गवर्नेंस का, जो हमने प्रीवियसली देखा था। 3 पावर्स आपके यहीं से हो जाएंगे, लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस he has military powers, diplomatic powers, emergency, and finally financial powers। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास लगभग लगभग n नंबर ऑफ पावर्स हैं, सेवरल पावर्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इन ऑर्डर टू फंक्शन द एग्जीक्यूशन। यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर्स जैसे बिल्स को एक्ट्स बनाना, एग्जीक्यूटिव पावर्स जैसे सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स की अपॉइंटमेंट, जुडिशियल पावर्स जैसे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करते हैं अंडर 143, वो एडवाइस ले सकते हैं फ्रॉम द कोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस फाइनेंशियल पावर्स जैसे उनका रोल ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, उनका रोल ड्यूरिंग बजट। मिलिट्री पावर्स आप सब जानते होंगे कि जब आप न्यूज़ में पढ़ते हैं कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ या किसी तरीके का अग्रेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दे यूज द वर्ड टेंशंस इन द न्यूज़, बट वो वॉर वर्ड नहीं यूज़ करते। वो वॉर वर्ड कब होगा, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर्मली डिक्लेयर करेंगे कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान, तब वो वर्ड यूज होगा वॉर। अदरवाइज वो वॉर वर्ड यूज नहीं करते हैं। वॉर डिक्लेयर करना या वॉर खत्म होने के बाद किसी कंट्री के साथ पीस डिक्लेयर करना, ये भी प्रेसिडेंट का रोल है। टू कम टू डिप्लोमेटिक पावर्स, जितने डिप्लोमेट्स की अपॉइंटमेंट है, जितने कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर्स के रिलेशंस दूसरे कंट्रीज के साथ हैं, वो सारा का सारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड फाइनली इमरजेंसी, उनका रोल ड्यूरिंग नेशनल एंड स्टेट इमरजेंसी, ही इज द वन हु डिक्लेयर्स इमरजेंसी, राइट। तो ये है ब्रीफली अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। moving on, we will in later parts we will try to cover the prime minister and his union council of ministers.